हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए फिर स्वागत है एक बार आपका फार्माकोलॉजी में। और जीपैट का सिलेबस बहुत तेजी से खत्म होने वाला है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोक्वाइट्स, और ऑटोक्वाइट्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था हिस्टामिन के बारे में, और लेक्चर नंबर 2 में हमने बात किया था सेरोटोनिन के बारे में। आज लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स के बारे में एक साथ। ये भी दोनों प्रकार के ऑटोक्वाइट्स है। कहां से निकलते हैं, कहां पे स्टोर होते हैं, क्या काम करते हैं, किस किस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसके ड्रग्स कौन कौन से हैं, इन सब से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके जीपैट में, ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। देखिए पहली बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की क्लासिफिकेशन देख लीजिए। एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग जो इसके लेवल को इंक्रीज करता है वो है मिसोप्रोस्टॉल, डाइनोप्रोस्टोन और कार्बोप्रोस्ट। ये तीनों जो प्रोस्ट वाले ड्रग हैं ये इंक्रीज करेंगे आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल। और इनहिबिटर्स जो इसके लेवल को डिक्रीज करेंगे उसमें से पहला एस्पिरिन, दूसरा एंडोमेथासिन और तीसरा पैरासिटामोल। तीनों ही पेन किलर हैं जो आप लोग प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिटर्स होते हैं। वहीं पे बात करें ल्यूकोट्रिन्स की, ल्यूकोट्रिन्स के जो एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं वो है मोंटेलुकास्ट, जोफ्रेलुकास्ट और प्रेनेलुकास्ट। अब जब किसी को सर्दी जुकाम होती है, वो शरीर में एलर्जी बढ़ती है, तो उस केस में हम देते हैं मोंटेलुकास्ट, जोफ्रेलुकास्ट और प्रेनेलुकास्ट। और लॉक्स इनहिबिटर जो है वो है जिल्यूटॉन। ठीक है, अब इन सब के बारे में बाद में जानेंगे कैसे होता है, लेकिन थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो होते क्या है। बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारे शरीर में जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, बॉडी में कोशिका है, कोशिका का सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो होता है सेल मेम्ब्रेन, वो कन्वर्ट हो जाता है एराकिडोनिक एसिड में। जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो सेल मेम्ब्रेन का वो एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और वो जो एराकिडोनिक एसिड है वो 20 कार्बन का एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। अब यही एराकिडोनिक एसिड जो डिफरेंट एंजाइम की उपस्थिति में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आगे बात जान लेते हैं कि हमारे शरीर में पहले कॉक्स एंजाइम क्या होते हैं। 3 तरह के कॉक्स एंजाइम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फुल फॉर्म होता है इसका साइक्लोऑक्सीजिनेज। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3। कॉक्स 1 तो हमारे लिए ठीक ठाक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन कॉक्स 2 और कॉक्स 3 जो है वो हमें थोड़ी सी दिक्कत देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके बाद जो ये कॉक्स और जो 2 और 3 जो है ये एराकिडोनिक एसिड को फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स में, जो हमें दिक्कत देता है। ठीक है, तो जो कॉक्स 1 है वो हमारे सेल्स में पाए जाते हैं, सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये हाउस कीपिंग फंक्शन काम करते हैं, यानी सेल के अंदर सभी ऑर्गन्स को मेंटेन करना, किसी प्रकार के प्रॉब्लम से बचाना, ये काम होता है। तो आपसे पूछे कि विच एंजाइम इज लाइक वर्क एज हाउस कीपिंग, तो कॉक्स 1 ऑप्शन देगा, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3, लॉक्स। ठीक है, तो कॉक्स 1, और ये गैस्ट्रो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो कॉक्स 1 ज्यादा दिक्कत नहीं देता है। कॉक्स 2 की बात करें तो कॉक्स 2 जो है ये हमारे शरीर में जैसे ही कोई इन्फ्लामेशन या शरीर में कोई भी एंडोटॉक्सिन बॉडी में घुसता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है कॉक्स 2। कब एक्टिवेट होगा? जब बॉडी में किसी प्रकार के एंडोटॉक्सिन्स आएंगे या इन्फ्लामेशन होगा। और क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करता है। कहां कहां पाए जाते हैं? ये ब्रेन में, एंडोथीलियम और किडनी में, इन 3 जगहों पे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रेन, ब्लड वेसल की जो इंटरनल वॉल है, एंडोथीलियम और किडनी में। इसके अलावा ये प्रो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, क्योंकि एप्टोसिस, स्टिमुलेशन ऑफ सेल माइग्रेशन एंड इन्वेसिवनेस, जो कैंसर सेल होते हैं ना, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मूवमेंट का, माइग्रेशन का, एपोप्टोसिस का। तो क्योंकि ये इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होने के कारण कॉक्स 2 जो है कैंसर होने के बाद भी खतरनाक हो सकता है। ये कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी भी शो करता है, प्रो कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। वहीं पे कॉक्स 3 की बात करें तो इसको हम ब्रेन से कैलकुलेट निकालते हैं, बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। ये बुखार और दर्द में बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्फ्लामेशन में इसका कोई रोल नहीं है, इन्फ्लामेशन में सिर्फ कॉक्स 2 का रोल है, और इसको पैरासिटामोल वगैरह देकर के हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइम आप जान गए, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 क्या होते हैं। अब पूरी सी मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। जैसे ही आपके शरीर में कोई स्टिमुलस आया, कोई एलर्जी हुई, कोई चोट लगी, हमारे शरीर में कोई चोट लगी, कोई इन्फ्लामेशन, कोई एलर्जी हुआ, तो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड है वो फास्फोलिपिड एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोलाइपेज A2। याद रखिएगा कि एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट होगा,
फास्फोलिपिड कन्वर्ट होगा एराकिडोनिक एसिड में विद द एंजाइम फास्फोलाइपेज A2। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है इसमें दो एंजाइम काम करेंगे, कॉक्स और लॉक्स। जब लॉक्स एंजाइम काम करेगा लाइपोऑक्सीजिनेज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ल्यूकोट्रिन्स में, और जब कॉक्स एंजाइम आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इसमें भी कहानियां हैं, अगर कॉक्स 1 काम करेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा, कॉक्स 2 काम करेगा तो ये प्रोस्टासाइक्लिन बनाएगा, और कॉक्स 3 पे कोई खास असर नहीं होता है। कॉक्स 1 पे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सेन दो अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन 3 प्रकार के, PGE2, PGF2 अल्फा 2 प्रकार के, और थ्रोम्बोक्सेन TXA2। वहीं पे जो प्रोस्टासाइक्लिन है वो है PGI2, प्रोस्टासाइक्लिन को PGI2 बोलते हैं। वहीं पे जो ल्यूकोट्रिन्स है वही 5 प्रकार के होते हैं, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4 एंड LTF4। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ल्यूकोट्रिन्स बनते हैं ये LT रिसेप्टर पर काम करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में मास्ट सेल एक्टिवेट होता है, सर्दी जुकाम इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस केस में हम मोन्टेलुकास, जफेलुकास देते हैं। एराकिडोनिक एसिड को ब्लॉक करने के लिए हम जिलेटॉन देते हैं जो लॉक्स इनहिबिटर है। वहीं पे कॉक्स इनहिबिटर आपने देख लिया जो कि स्टेरॉइड्स हम देते हैं जो फास्फो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो पूरी मैकेनिज्म आपने समझ लिया। अब ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। जो डिग्रेडेशन होता है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड्स के द्वारा होता है। जो सेल में एराकिडोनिक एसिड बन रहा है वो बेसिकली इन दो रिएक्शन से बनता है, या तो सेल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या डबल बॉन्ड्स का रिडक्शन हो रहा हो। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये रिसेप्टर्स, भाई प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में रिलीज हुआ, ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2, PGE2, तो ये जब बॉडी में रिलीज होगा तो जाके कहां बाइंड करेगा, ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो इसके रिसेप्टर कहां कहां पाए जाते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक एक्साइटेटरी जिसके बाइंड होने से एक्साइटेटरी इफेक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, और दूसरा होता है इनहिबिटरी जिसके बाइंड होने से जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन जब इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो रिलैक्स होगा, यानी इनहिबिटरी असर देगा। तो जो रिसेप्टर एक्साइटेटरी इफेक्ट देते हैं वो है EP, FP, TP, ठीक है। तो इसको ये सारे GQ प्रोटीन और जनरेट ये IP3 डैग पाथवे से काम करते हैं। ये सब ट्रिक बता रहा हूं बेटा, एक साथ याद करो। जितने भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्साइटेटरी इनहिबिटर है, रिसेप्टर है, वो IP3 डैग पाथवे पे काम करते हैं, EP, FP, TP। वहीं पे जो इनहिबिटरी है वो सभी CMP पाथवे पे काम करते हैं, उसका नाम है DP1, EP2 और EP4 और IP। ये 4 रिसेप्टर इनहिबिटरी हैं। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से